बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। रिलीजन और लैंग्वेजेस बेसिकली, रिलीजन एक अलग चैप्टर, बट लैंग्वेजेस जो है वो किसी भी सोसाइटी या नेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है उसकी पहचान के लिए। और लैंग्वेज जो है बेसिकली किसी भी सोसाइटी या नेशन का जो है कल्चर का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द कल्चर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज कल्चर। कल्चर होता क्या है? कल्चर सिर्फ एक वर्ड में इसको बताना बहुत मुश्किल है कि कल्चर की मीनिंग बता दिए जाए और कल्चर डिफाइन हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि कल्चर जो है बहुत सारी ह्यूमन एबिलिटीज का जो है कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कल्चर। सपोज अगर हम ये कहना चाहें कि किसी भी कंट्री का कल्चर क्या होता है, तो उसके कंट्री के कल्चर जो है, जब हम किसी भी कंट्री के कल्चर की बात करते हैं कि किस कंट्री का क्या कल्चर होता है, तो वो क्या कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है उस कंट्री या सोसाइटी का कल्चर। द कल्चर ऑफ ए कंट्री इज डिपेंड अपॉन द रिलीजन, द ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन, साइंस, आर्ट इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ड्रामा, लिटरेचर, डांसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। ये सारी चीज़ें जो मिलके क्या बनाती हैं? कल्चर बनाती हैं। यानी इतनी सारी चीज़ों को जब हम एक जगह कंबाइन करते हैं तो किसी भी कंट्री का कल्चर होता है। और ये पूरी दुनिया में वैरी करता है, कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो वैरी करता है। दुनिया में हर जगह पे लोगों का एक डिफरेंट कल्चर होता है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनका ट्रेडिशन होता है, उनकी हैंडीक्राफ्ट होती है, जिससे वो पहचाने जाते हैं। यही अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया कि हमने तुम्हारी जो ट्राइब्स या कबीले इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। यानी अल्लाह ताला ने हमें क्यों इतने सारे डिफरेंट, पूरी दुनिया में इंसानों को डिफरेंट रखा है, ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें कि ये चाइनीज़ है, ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है, ये जापानीज़ है। इस तरह से हम तमाम दुनिया के लोगों को पहचान सकें। ये एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने बताया कि वो अल्लाह ताला ने इंसानों को इतना डिफरेंट जो है वो क्यों रखा है पूरी दुनिया में। सब इंसान एक दूसरे से डिफरेंट, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका जो है उनका ट्रेडिशन डिफरेंट है, उनके फेस्टिवल्स डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें लोगों की पहचान के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है। अच्छा, कल्चर के बारे में ये एक साइंस होती है कि जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है वो वीक कल्चर पे ओवरलैप कर जाता है। ठीक है। यानी एक कुछ कल्चर, वो कल्चर जिसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो वीक कल्चर पे जो है वो ओवरलैप कर जाता है, अपने अंदर ले लेता है उस कल्चर को जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है वीक कल्चर को। इसी तरह हम ये प्राउड कर सकते हैं कि इस्लामिक कल्चर या मुसलमानों का या हमारा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर था। जब ये मुसलमानों का कल्चर या मुगल्स या डिफरेंट मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में आए, यहाँ कल्चर वाइज सोसाइटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन मुस्लिम जो थे वो कल्चर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उनका आर्किटेक्चर, उनकी जो है लैंग्वेज, उनकी पोइट्री, उनकी डांसिंग, उनकी राइटिंग, ट्रेडिशन, उनकी जो फूड हैबिट है, वो सारी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए वो जल्द ही एक स्ट्रॉन्ग कल्चर को क्रिएट करने में कामयाब हुए। और यहाँ के जो लोकल कल्चर थे उन पर जो है इन्फ्लुएंस जो है वो मुस्लिम कल्चर का बढ़ता चला गया। इसलिए हम बहुत प्राउड कर सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है, जो मुस्लिम कल्चर था सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर था और हमें इस पर प्राउड हो सकते हैं। बट हम हमेशा उस कल्चर के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कल्चर हमेशा
एक जगह स्टिक नहीं रहता, वो वैरी करता है विद इन द टाइम, विद इन द, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हम 40 ईयर्स 100 ईयर्स पहले हम जो ड्रेसिंग करते थे, अब वो ड्रेसिंग नहीं करते। तो कल्चर जो है एट टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, उसकी लैंग्वेज का स्टाइल चेंज होता है, उसकी फूड हैबिट चेंज होती है, उसकी ड्रेसिंग चेंज होती है, इवन फेस्टिवल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये कल्चर एक डाइवर्सिफाइड जो है वो फॉर्म है ह्यूमन नेचर की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन। अब जो पाकिस्तान में जो सबसे मेजॉरिटी का जो रिलीजन है दैट इज इस्लाम। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं। पाकिस्तान इस्लाम जो है पाकिस्तान हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 96% से ज़्यादा जो है वो मुसलमान हैं। इसके अलावा जो 3% है या 4% जो नॉन मुस्लिम है, उसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, बुद्धिस्ट और डिफरेंट जो रिलीजन के लोग रहते हैं। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की परमिशन देता है कि हर पाकिस्तानी, इवन वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अपने फेथ या अपने रिलीजन पे जो है वो फ्री है कि वो जिस तरह से चाहे अपने रिलीजन पे अमल करे। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कानून में बात लिखी हुई है, और हम सब पाकिस्तानी उसको बड़ा अच्छी तरह से फॉलो करते हैं कि किसी भी मजहब या नॉन मुस्लिम को किसी तरह से तंग ना करें, और वो फ्री हो अपने रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है, और मोर देन 96% लोग मुसलमान हैं। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और मोर देन 55 कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, और उनमें सबका जो ट्रेडिशन और कल्चर तो डिफरेंट है, बट उनका जो एक सेम रिलीजन है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो एक यानी रिलीजन इस्लाम की वजह से यूनाइट हैं, एक दूसरे के ब्रदर हैं। और मुसलमान किस चीज पे बिलीव करता है? कौन है मुसलमान? मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला पे यकीन करे, बिलीव करता है अल्लाह ताला पे, और उसके मैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी जो एक्सेप्ट करता है, दैट इज मुस्लिम, वो मुस्लिम कहलाता है। और तमाम मुसलमानों का इस बात पे बिलीफ है कि हम एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम लोग दोबारा से अल्लाह ताला उन सबको जिंदा करेंगे, और अल्लाह के सामने तमाम मुसलमान बराबर हैं। कुरान जो है अल्लाह की आखिरी किताब है, और तमाम मुसलमानों को टीचिंग ऑफ इस्लाम यानी कुरान की तालीमात जो उसकी टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करना होता है। और हमारा इस बात पर भी बिलीव होता है जो कि टीचिंग ऑफ इस्लाम यानी जो कुरान की बातों पर, कुरान के मैसेज पर अमल करेगा वो एक दिन कामयाब होगा, और जब हम डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत के दिन उसके जो नेक लोगों में शुमार होगा और वो हेवन में जाएगा। ये हमारा पूरा बिलीफ होता है। ये इस बिलीफ के लोग मुसलमान कहलाते हैं। यानी तमाम जो मुसलमान है उनका अल्लाह पे यकीन होता है कि अल्लाह पे ईमान होता है कि तमाम चीज़ों का क्रिएटर, पूरी यूनिवर्स का, ज़मीन का और हमारा सबका क्रिएटर, पैदा करने वाले अल्लाह है, और अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह और कुरान जो है अल्लाह की किताब है। इस पे बिलीव जो भी करता है और वो मुसलमान या मुस्लिम कहलाता है। इसके अलावा हमारा इस बात पे भी, मुसलमान का इस बात पे भी ईमान होता है कि जो भी टीचिंग ऑफ इस्लाम यानी टीचिंग ऑफ कुरान पे अमल करेगा, उसको फॉलो करेगा, वो सक्सेसफुल होगा एक दिन यानी डे ऑफ जजमेंट के दिन। अल्लाह ताला उसे जो उस दिन कामयाब होगा यानी टीचिंग ऑफ इस कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
टीचिंग पर चलेगा वो सक्सेसफुल और कामयाब होगा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में या हेवन में लेके जाएंगे। दिस इज द बिलीफ ऑफ द मुस्लिम्स। ये तमाम दुनिया में जो मुसलमान हैं उनका बिलीफ है, और जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं उनका भी यही बिलीफ है, और इसी वजह से तमाम दुनिया के मुसलमान यूनाइट हैं। किस वजह से? इस्लाम की वजह से। और मैंने जैसे कहा कि 96% पाकिस्तान में मुसलमान हैं, और डिफरेंट रिलीजन के लोग भी रहते हैं, जिसमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, पारसीज हैं, ये सारे लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान में रहते हैं। अब हम वन बाय वन उन तमाम डिफरेंट जो रिलीजन हैं, जो माइनॉरिटीज जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, डिफरेंट रिलीजन है, उनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिलीजन का बिलीफ क्या है और कि क्या ट्रेडिशन और कल्चर्स हैं। अच्छा, जो हम आज इस्लाम के बाद जो हमारे मुल्क में जो रिलीजन है, दैट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये बहुत पुराना मजहब है और ओल्डेस्ट रिलीजन है। दे प्रेज इन द टेम्पल। टेम्पल में अपनी इबादत, जहाँ ये अपनी रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं वो टेम्पल या मंदिर कहलाता है। इनकी जो रिलीजियस बुक है वो 4 वेदास यानी वेद, 4 एक बुक्स का कॉम्बिनेशन है वेद। उसके बाद अनबनिशद, द पुराणास और भगवत गीता, ये इनकी रिलीजियस बुक है। हिंदू का बिलीव है कि एक सुप्रीम गॉड तो है जो पूरी इस यूनिवर्स को या नेचर को कंट्रोल कर रहा है, बट उसने बहुत सारे डिफरेंट जो गॉड और गॉडनेस हैं उनको भी परमिशन दी हुई है कि वो लोग उसकी जो है वो वर्शिप करें। अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको असाइन की हुई हैं। ये हिंदुओं का बिलीफ है, और इसीलिए उनके यहाँ बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ गॉड और गॉडनेस है। यानी कुछ ये भी बात कही जाती है कि थाउजेंड्स में है उनके वो गॉड और गॉडनेस जो हैं वो अप्रोक्स थाउजेंड्स में है। इतनी बड़ी तादाद में इनके गॉड और गॉडनेस हैं जो कि सुप्रीम गॉड के अंडर काम कर रहे होते हैं, और सुप्रीम गॉड ने उनको अलाउ किया हुआ है। ये इनका मेन बिलीफ है। और बिल्कुल इनके भी रिलीजन या हिंदुइज्म की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जब इतने सारे गॉड हो सकते हैं तो ब्रांचेस भी इनके रिलीजन की बहुत सारी हो सकती हैं। पाकिस्तान में जो इनकी रिलीजियस जगह होती है दैट इज कॉल्ड टेम्पल। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं हिंदू रिलीजन के, और कुछ ऐसे हैं जो कि हंड्रेड्स ईयर भी ओल्ड हैं। बहुत पुराने जो इनके टेम्पल हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, यानी पाकिस्तान में बहुत पहले से इस इलाके में रहते थे। इसके बाद जो सेकंड रिलीजन है दैट इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी किसको कहते हैं? ईसाइयों को कहते हैं। वो लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस क्राइस्ट की प्रीचिंग को फॉलो करते हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की प्रीचिंग को फॉलो करते हैं। दोज पीपल आर कॉल्ड क्रिश्चियन। क्रिश्चियन जो है, और हमें ये बात तो मालूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे, और उन्होंने अपने ज़माने में अब वहाँ के जो लोग थे उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। जो लोग अल्लाह के पैगाम को भूल चुके थे उनको फिर से अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो पहुँचाया। और हजरत इस्लाम हमारा मज़हब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है। कुरान में इनका बहुत जिक्र आया है, और इनकी वालदा बीवी मरियम अलैहिस्सलाम को भी तमाम मुसलमान बहुत ही रिस्पेक्ट की नाम से याद करते हैं, और इनका भी जिक्र कुरान में आया है। वैसे तो तमाम अंबिया का हम एज ए बीइंग ए मुस्लिम हमारा पूरा बिलीफ है, और जो किसी भी नबी पे बिलीव नहीं करेगा वो इस्लाम या इस्लाम से बाहर चला जाएगा और मुसलमान नहीं रहेगा। लिहाजा मुसल्ला के तमाम नबियों पे ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। और ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का दोनों का कुरान में जिक्र है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग है वो जो जिस बुक में वो बाइबल कहलाती है। जैसे
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर जो आखिरी अल्लाह ताला की किताब नाज़िल हुई, दैट इज़ कॉल्ड कुरान। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो बुक अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई उसे क्या कहते हैं? उसे बाइबल कहते हैं। और क्रिश्चियंस के भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक से ज़्यादा ब्रांचेस, यानी उनके डिफरेंट फिरके हैं क्रिश्चियंस में भी। और क्रिश्चियन जहाँ इबादत करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को चर्च कहते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा जो इस्लाम के अलावा जो पाकिस्तान में जो मजहब है, दैट इज कॉल्ड सिखिज्म। सिखिज्म यानी सिख एक ऐसी एक रिलीजन है जो कि पंजाब, पाकिस्तान के इलाके पंजाब से शुरू हुआ। और इस मजहब को और ऑलमोस्ट इस मजहब को स्टार्ट हुए हुए या बने हुए तकरीबन 450 ईयर्स हो चुके हैं। और जो ये मजहब स्टार्ट हुआ या जिनकी प्रीचिंग से ये मजहब बना, वो क्या कहते हैं? गुरु नानक। यानी उनके जो पहले सबसे बड़े जो प्रीचिंग ऑफ सिखिज्म के बानी या फाउंडर्स थे, वो क्या थे? गुरु नानक। और वो लाहौर के साथ इलाका है, सिखों की जो वर्शिप की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरुद्वारा। और ऑब्वियसली जो सिख जिसकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, यानी गुरु नानक जो उनके फाउंडर हैं। और इनकी एक ही बुक है जिसको ये फॉलो करते हैं, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसे क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ। इनकी जो रिलीजियस बुक है उसे कहते हैं गुरु ग्रंथ। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी इनकी बहुत ही रिलीजियस प्लेसेस हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट इनका टेम्पल है वो अमृतसर में है, उसको कहते हैं क्या? गोल्डन टेम्पल। उसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं, जो कि अमृतसर में। और सबसे ओल्डेस्ट जो गुरुद्वारा है वो अमृतसर, इंडिया के इंडियन पंजाब अमृतसर में। इसके अलावा पाकिस्तान में इनके बहुत सारे जो रिलीजियस शहर हैं, जहाँ और एक गुरु के बाद जो उनका जो सेकंड, और गुरु नानक के बाद जो उनके सबसे बड़े रिलीजियस पर्सनालिटी होते हैं, जो कि उनके रिलीजियस हेड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भी गुरु ही कहा जाता है। और एक की डेथ के बाद दूसरा गुरु को जो है सिलेक्ट किया जाता है, ताकि वो तमाम सिखों का गाइड करे और एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी उनके साथ रहे। इनकी जो सिखों की जो सबसे रिलीजियस प्लेस है वो है ननकाना साहिब, यानी वो लाहौर के एक साउथ में एक जगह है, जहाँ इनके गुरु यानी पहले जो गुरु थे वो उनकी बर्थ प्लेस है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और जगह हसन अब्दाल पंजा साहब है, वो भी इनके लिए बहुत ही रिलीजियस जगह है। और इन तमाम पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो दुनिया भर से सिख हैं, पाकिस्तान ने उनको अलाउ करते हैं। जब इनकी रिलीजियस एक्टिविटी होती है या कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है, तो पाकिस्तान अलाउ करता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज से जहां से भी चाहें वो अपने इन रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड रिलीजन है, दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है, जो कि हिंदुइज्म के बाद जो दूसरा रिलीजन समझा जाता है, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे उनको क्या कहते हैं? लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा। ये इंडिया के ऑलमोस्ट ये जो इनकी बर्थ हुई थी या इनका टाइम था ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो, यानी 2500 ईयर्स पहले ये गौतम बुद्धा या गौतम बुद्ध जो थे वो इन्होंने इस मजहब की बुनियाद रखी थी। और वो इंडिया का एक शहर गया, वहां पे इन्होंने अपनी जो एक प्रेयर की थी 40 डेज की, उस जगह पे इंडिया में इनको बहुत इंपॉर्टेंस और रिलीजियस जगह और सिटी जो है वो मानी जाती है, जो कि 2500 ईयर्स पहले उन्होंने एक अपने मजहब की लिए एक जो है वो एक रिलीजियस 40 डेज की प्रेयर की। इन्होंने जो प्रेयर की थी वो किस लिए की थी? ऑल्दो ही वाज अ प्रिंस ऑफ हिज टाइम, वो उसके फादर जो थे वो किंग थे और ये उनके सक्सेसर था। यानी गौतम बुद्ध जो थे वो सक्सेसर थे और प्रिंस थे अपने वक्त के, बट उन्होंने इन सारी चीजों को
अपने पैलेस को, अपनी दौलत को, अपनी किंगडम को छोड़ के वो एक जंगल में गए, वहां प्रेयर की 40 डेज की। और किस लिए? पीस के लिए। उनके अंदर का जो पीस, वो प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन थी कि किस तरह इंसान को पीस मिले, उसके माइंड को पीस मिले, उसके लिए उन्होंने एक प्रेयर की 40 डेज की। और आफ्टर 40 डेज ही गॉट पीस। उसको इन्होंने क्या कहा? द अल्टीमेट पीस। उनको जब वो 40 डेज के बाद वो कहते हैं कि एक लाइट आई उनके ऊपर से, उनके यहाँ हार्ट में या दिल में चली गई, और वो उन्होंने अपनी प्रेयर खत्म की और वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा अब मेरी प्रेयर जो है वो कंप्लीट हो गई है और मुझे कंप्लीट अल्टीमेट जो है वो पीस मिल गया, मेरे अंदर जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई। इस पीस की प्रीचिंग के लिए उन्होंने अपने लोगों को बताया और लोग इनके साथ आते चले गए। और रिलीजन का मेन मोटिव है वो नॉन वायलेंस है, यानी किसी भी किस्म की ये कत्लो गारतगरी और वायलेंस पे ये जो है वो यकीन नहीं करते। और जो इनकी जो प्रेयर थी, ये कहते हैं कि मेरी प्रेयर से मुझे उन तमाम क्वेश्चन के आंसर मिल गए जो कि मेरे अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। जब वो आंसर मिल गए तो उन्होंने अपने मजहब की प्रीचिंग शुरू की और ही बिकेम ए लॉर्ड बुद्धा, यानी एक ग्रेट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद इसी नॉन वायलेंस के मजहब होने की वजह से उस वक्त का सबसे बड़ा एक ग्रेट जो रूलर था, दैट इज कॉल्ड अशोका द ग्रेट। अशोका एक बहुत बड़ा रूलर था, बहुत बड़ी किंगडम थी ऑन द सेम टाइम। अशोका ने जो है एक वॉर के अंदर, एक बैटल में तकरीबन 150,000, कोई 1.5 लाख जो सोल्जर जो उसमें जो है वो मारे गए, तो उसको इस बात का बड़ा शौक हुआ और उसने आइंदा से ये बात पे कर लिया कि अब जंग नहीं करेंगे, और वो बुद्धिस्ट हो गया, यानी नॉन वायलेंस। और फिर उसने बहुत सारी रिफॉर्म की लोगों की हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए। उसके बुद्धिस्ट होने से, क्योंकि बहुत बड़ी किंगडम का वो रूलर था, तो उसके बुद्धिस्ट होने से एक फायदा बुद्धिज्म को ये हुआ कि बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैला। एक बहुत बड़ी सब कॉन्टिनेंट में काबुल और पूरा पाकिस्तान और इंडिया और तिब्बत, और अब बहुत बड़ी एक किंगडम थी अशोका द ग्रेट की। तो वो उसकी ये फायदा हुआ कि इसकी जो रिलीजन था बुद्धिज्म, बहुत तेजी से डिफरेंट मजहब में फैला। ऑल्दो हिंदू जो थे बहुत स्ट्रांग थे, हिंदुइज्म और हिंदू मजहब बहुत स्ट्रांग था। बुद्धिज्म अशोका के यहाँ किंग होने की वजह से भी फिर भी विद इन द इंडिया, विद इन द सब कॉन्टिनेंट जो है वो बुद्धिज्म तो इतना तेजी से नहीं फैला, बट तिब्बत, चाइना, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारे कंट्रीज में बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैलने लगे जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया थे। तो ये, और इनकी जो जहाँ ये अपने मजहब की प्रीचिंग करते हैं उसे भी क्या कहते हैं? टेम्पल कहते हैं। इनके यहाँ किसी भी स्टैचू या गॉड या उसकी आइडल की वर्शिप नहीं होती है। और ये एक जो उसकी प्रीचिंग थी लॉर्ड बुद्धा की, उसकी प्रीचिंग की फॉलो करते हैं, उसी को वही उनकी रिलीजन एक्टिविटी है। ऑल्दो अब उन्होंने लॉर्ड बुद्धा के जो बड़े बड़े स्टैचू, उसके आइडल्स बना लिए हैं, बट इनके यहाँ किसी भी आइडल वर्शिप नहीं होती। ये खास बात है। जो हमारा लास्ट रिलीजन है वो है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, यानी जिसे हम आम यहाँ लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पारसी। पर्शियन में भी इनको बेसिकली पारसी कहा जाता था। ये भी एक बहुत पुराना रिलीजन है, और ये जो ज़ोरोस्टर इनके एक प्रॉफिट थे उसकी प्रीचिंग पे चलते हैं, इसीलिए इनको इस नाम से पुकारा जाता है। और इनकी जो रिलीजियस बुक है वो अवस्था कहलाती है। इनका मजहब कब शुरू हुआ? इनका मजहब ऑलमोस्ट जो है वो पर्शिया, जो कि नाउडेज इन ईरान है, ईरान कहा जाता है उसको, ऑलमोस्ट 600 BCE में जो है इनके रिलीजन स्टार्ट, यानी पर्शियन रिलीजन, पारसी रिलीजन जो है वो ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी BCE में स्टार्ट हुआ। और पर्शिया यानी कि जो नाउडेज इज कॉल्ड ईरान, इस जगह पे इनके मजहब की जो है स्टार्ट हुआ। उनकी जो वर्शिप होती है, ये फायर की वर्शिप करते हैं, यानी आग की वर्शिप करते हैं। और इनके जो टेम्पल होते हैं वो फायर टेम्पल कहलाते हैं, और वहाँ एक आग, एक रिलीजियस जो फायर है वो जलती रहती है और वो कभी भी नहीं बुझती।
इसीलिए जब इस्लाम में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ईरान पे जो एक सुपर पावर हुआ करता था अपने वक्त में, जब उस पर हमला किया और डिफीट किया ईरान को, पारसियों को, तो वो पारसी डिफरेंट कंट्रीज में चले गए जो रिलीजियस थे, जो वहाँ रह सकते थे, और जो उनके मेन टेम्पल था वो कहते थे वो आग जो 1000 साल से वो आग नहीं बुझी है, वो उनके टेम्पल में आग जल रही है, वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में वो आग बुझा दी गई और मुसलमानों ने पर्शिया यानी ईरान को टेक ओवर कर लिया और आज वो एक मुस्लिम कंट्री है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज लैंग्वेज। शुरू में जैसे मैंने कहा था कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट लैंग्वेज होता है, और किसी भी कल्चर या ट्रेडिशन को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी लैंग्वेज कितनी वेकेबलरी कितनी ज़्यादा वास्ट कितनी है, ये उस लैंग्वेज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। कितनी उसकी वेकेबलरी है, कितनी वास्ट है, कितने लोग उसको जानते हैं और कितनी आसानी से उसको बोल लेते हैं, ये किसी लैंग्वेज की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना एस्पेक्ट होते हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, और पाकिस्तान में लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उर्दू के अलावा। पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो उनकी जो मदर टंग होती है वो अपने घर में तो उस मदर टंग में बात करते हैं, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस में वो उर्दू में जो है ना बात करते हैं और उर्दू सीखते हैं। पाकिस्तान जो शहर जो इलाके हैं, अर्बन एरियाज हैं, वहाँ लोग उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं, दोनों चीज़ें सीखते हैं, उर्दू भी अच्छी बोलते हैं, और शहरों में बेसिकली उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उर्दू और इंग्लिश बोलने के अलावा पाकिस्तानी जो है और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जिसमें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, बरहावी, हिंदको, सराइकी, कश्मीरी, बल्ती, ये सारी ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती हैं जो कि ख़ास स्पेसिफिक इलाके में बोली जाती हैं और वो उसी लैंग्वेज की वजह से वो लोग पहचाने जाते हैं। जैसे पंजाब सिंध के डेजर्ट एरिया में एक लैंग्वेज बोली जाती है थरी, ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक उसी इलाके तक महदूद है और वहीं के लोग बोलते हैं। इस तरह और भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जो स्पेसिफिक वो लैंग्वेज सिर्फ उस इलाके में बोली जाती है और कहीं भी नहीं बोली जाती। ये भी एक किसी भी लैंग्वेज की बड़ी हैरत अंगेज बात होती है कि वो कैसे आई है उस लैंग्वेज में, उस एरियाज में, और इसके अलावा और कहीं भी नहीं बोली जाती। लैंग्वेज जो है वो किसी भी कल्चर की जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है। अच्छा, लैंग्वेज तो बोली जाती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है किसी भी कल्चर का, लेकिन अगर वो लैंग्वेज राइटिंग स्क्रिप्ट में हो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसी बहुत सारी पाकिस्तान में ज़बानें बोली जाती हैं जिनका अपना कोई राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं है, बट वो बहुत बड़े एरिए में बोली जाती हैं। लेकिन जिन लैंग्वेजेस का राइटिंग स्क्रिप्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वोकल होती हैं, उनकी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये उस लैंग्वेजेस की बहुत ही एक जो है वो और जिस लैंग्वेज का राइटिंग स्क्रिप्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज समझी जाती है। जैसे पाकिस्तान में पंजाबी ज़बान भी पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है, बट पंजाबी एक एंशिएंट लैंग्वेज है, बट इसका कोई अपना राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं था, ऑल्दो अभी वो बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह बलूची का भी बलूची लैंग्वेज जो पाकिस्तान में बोली जाती है, ऑल्दो वो पर्शियन और उर्दू की एक मिक्सचर है, मोस्ट ऑफ द वर्ड उसके पर्शियन है, बट उसका अभी तक कोई राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं है और ग्रामर नहीं है। पाकिस्तान में पश्तो ज़बान की एक राइटिंग स्क्रिप्ट है और ग्रामर भी है, वाइल उर्दू इस मामले में सबसे स्ट्रॉन्ग ज़बान है। उर्दू अपना राइटिंग स्क्रिप्ट रखती है, उसकी ग्रामर है, उसमें उसके न्यूज़पेपर होते हैं, उसके मैगजीन होते हैं, उसके ड्रामे, फिल्म, हर चीज़ उसकी बहुत ही आला मेयार की है। दैट्स वाई उर्दू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा है। हर लैंग्वेज अपने लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, हर शख्स के लिए उसकी जो मदर टंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और बेसिकली उसको जो ये भी कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को उसकी जो इनिशियल स्टडी या एजुकेशन है उसको मदर टंग में देनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से उस लैंग्वेज को समझ सके। और तो पाकिस्तान में उर्दू बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है, सब लोग समझते हैं, इसलिए उर्दू ज़बान जो है वो
इनिशियल लैंग्वेज या इनिशियल एजुकेशन में बहुत सपोर्टिव है तमाम बच्चों के लिए, और इस एजुकेशन में उर्दू लैंग्वेज जो है वो बहुत आराम से लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं। बुक में जो है एक वर्ड दिखाया गया है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोला गया है। सेम वर्ड पाकिस्तान हमारा वतन है, उसको किस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोला गया है ये आप देखेंगे। राइटिंग स्क्रिप्ट तो डिफरेंट है, बस उसके मीनिंग जो है वो सेम है। इस तरह लैंग्वेज हमारी आज कंप्लीट हुआ, और ये चैप्टर हमने आज अपना जो है कल्चर, रिलीजन के अंदर डिफरेंट रिलीजन और लैंग्वेज, ये हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किया, और हमारा ये आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।